हेलो जी। हेलो 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 बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। एब्सोल्युटली फाइन बच्चों, थैंक यू सो मच। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जितने भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कल एक और क्लास लगा लो एडवांस क्वेश्चन के लिए। आज एक्चुअली मुझे बिल्कुल क्लास खत्म होते गुड़गांव ट्रैवल करना है, तो पीवाई क्यूज करवा देती हूँ एडवांस क्वेश्चन के ऊपर एक और क्लास। क्या कहते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते तुम? है ना, 1 घंटे तो आ ही सकते हो, है ना। 1 घंटे बढ़िया अपन पीवाई क्यूज को सॉल्व करने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था कि ये वो चैप्टर है जहां से 2 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो थोड़ा सा जिसके अंदर डिफरेंशिएशन वगैरह आती है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर पहली बार देखोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों बिल्कुल एक ही तरीके के, विच इज ऑल्सो वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि ओ यार, ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट। जैसे मैं आपको कह रही थी, विच इज वाई इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अगर किसी ने पीवाई क्यू सॉल्व किया होता है ना, तो एक ही तरीके का पीवाई क्यू वेरी डिफिकल्ट जो अगले साल पूछा गया है उससे सॉल्व हो जाना था। ठीक है, तो सारे पीवाई क्यूज तुम लोगों को दिखा देती हूँ, तुम लोगों के अंदर भी थोड़ा सा जजमेंट आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में टॉर्क के ऊपर भी, तो वो जो टॉर्क वाला टॉपिक है हम लोगों ने किया नहीं है, तो वो जो 2 क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। टॉर्क वाला टॉपिक बच्चों हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। एक मिनट एक मिनट। एयर ड्रॉप कर दिया, आईपैड में क्वेश्चंस आ गए। आगे आगे आगे, अब शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर एडवांस क्वेश्चंस की ये पहली क्लास, जिसके अंदर हम लोग पीवाई क्यूज के ऊपर फोकस करेंगे। कल एक और क्लास लग जाएगी जिसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, जो पिछले 10 साल 11 साल के पीवाई क्यूज हैं उनके ऊपर। मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ ना, तो उसके अंदर 2 चैप्टर हैं, और बच्चों उन दोनों चैप्टर्स में से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, उससे तो तुम ये लगा लो कि अगर यहाँ पर इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए ना, वहां पर 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रेशियो के बारे में बताऊं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर ज्यादा पीवाई क्यूज है। ठीक है, या ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो चाहे कम इंपॉर्टेंट हो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अपन को तो करना ही है ना। तो ये क्वेश्चन वो, ठीक है, फिर अपन करेंगे बच्चों, एक मिनट। तुम लोगों को दिख रहा होगा कौन कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये है बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक एक करके सॉल्व करते हैं। वो 2 क्वेश्चंस भी हैं, वो दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड में। पहले ये वाले क्वेश्चंस देख लो। तो आई एम होपिंग कि सब बच्चे रेडी हैं आज की क्लास को शुरू करने के लिए और पीवाई क्यूज को डिस्कस करने के लिए। स्टार्ट करें? हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करें, फटाफट से करते हैं, फिर बाद में ये पीवाई क्यूज को हम लोग निपटाते हैं, है ना। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, तो 2019 का क्वेश्चन देखो, ये बेबी क्वेश्चन है। मतलब नहीं, इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट लग रहा है, और जब 2 सिमिलर बॉडीज को टच करके सेपरेट करते हैं तो किस तरीके से नए चार्जेस डेवलप होते हैं, उनका बेबी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 2 चार्जेस थे, एक के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव क्यू, दूसरे के ऊपर चार्ज था नेगेटिव क्यू। ठीक है, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था एफ।
अब मान लो अगर हम 25% ऑफ द चार्ज जो ए के ऊपर है अगर उसको बी में ट्रांसफर कर देते हैं तो नया फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को यही पता होना चाहिए कि जो फोर्स है चार्जेस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। जो फोर्स है चार्जेस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो अगर मान लो पहले फोर्स एफ है तो वो फोर्स एफ तब है जब एक चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज भी क्यू है। नया फोर्स जो आएगा, मान लो अगर मैं उसको F1 मानती हूँ, तो अब की बार नए वाले सिनेरियो में हम लोगों ने क्या किया ना, 25% ऑफ द चार्ज को ट्रांसफर कर दिया कि देखो एक पॉजिटिव क्यू चार्ज था, एक नेगेटिव क्यू चार्ज था। अब मैंने 25% ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब मैंने Q/4 ट्रांसफर कर दिया। तो ये वाला नया चार्ज कितना हो गया, 3Q/4। देखो +3Q/4 और ये वाला नया चार्ज क्या हो गया, -3Q/4। ऐड करो, ये देखो Q में से Q/4 हटा दो क्योंकि ये हम लोगों ने यहां से निकाला है, -Q में Q/4 ऐड कर दो क्योंकि यहां से लेके यहां तक 25% ट्रांसफर हुआ है। तो नए चार्जेस हमारे पास ये हैं। तो अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड को सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये आ गया 3Q/4 मल्टीप्लाइड बाय 3Q/4। तो तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, न्यूमरेटर में 9 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है। तो अगर पहले फोर्स F था तो बाद में फोर्स मेरे पास क्या आ गया, 9/16 टाइम्स ऑफ F। ऑप्शन नंबर सी गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। किसी तरीके की दुविधा, सी फॉर चल निकल। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बच्चों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलूं तो देखना यहां पर ना, जो ये 2018 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चंस वैसे काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहाने से, ठीक है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है प्रॉपर काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है, ये नीचे वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहाने से, और ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जरा सा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट से फॉल करता है h के वर्टिकल डिस्टेंस से E की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो कुछ टाइम लेता है फॉल करने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट से E की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से h की हाइट से फॉल कर रहा है। अब की बार हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, और अब की बार जो प्रोटॉन रेस्ट के ऊपर था अब की बार वो फॉल करता है सेम h के डिस्टेंस से। तो कितना टाइम लगा है इलेक्ट्रॉन को फॉल करने के लिए और कितना टाइम लगा है प्रोटॉन को फॉल करने के लिए, उसके ऊपर कमेंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो डिफाइन कर दो सिनेरियो को, ये चीज हमेशा तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि ना समझ आए कैसे सॉल्व करना है, एक बार डिफाइन करने लग जाओ। तो मेरे पास ये था कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर था और ये इस तरीके से h की हाइट से फॉल किया जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E थी। मान लो इसको नीचे आने में t1 टाइम लगा। फिर बाद में हमारा जो प्रोटॉन है वो भी h की हाइट से फॉल करता है E की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और मान लो इसको टाइम t2 लगता है। तो अब तुम लोगों को बोला गया है t1 t2 को कंपेयर करो, तो कंपेयर तो तब करोगे ना जब पहले डिफाइन कर पाओ। कंपेयर तो तब करोगे कि पहले अगर तुम डिफाइन कर पाओ। तो मान लो अगर मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, मान लो अगर मेरे पास एक चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी वैल्यू ये आ गई। तो उसकी वजह से जो बच्चों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू देखो जरा सा, ये आ गई। और ये तो हमारी सिंपल काइनेमैटिक्स है ना कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, और अगर मान लो ए के एक्सेलरेशन से, जैसे कि मान लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अगर कोई चीज फॉल करे h की हाइट से, तो वो टाइम कितना आ जाता है, √2h/g। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने ज्यादा कम मास के हैं कि ग्रेविटी की वजह से ज्यादा अफेक्ट नहीं है। तो इनके अंदर जो एक्सेलरेशन आ रहा है जिसकी वजह से h की हाइट से फॉल कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही है। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की डायरेक्शन में है, तो h की हाइट फॉल करने में जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू आ गई इतनी। देख लो एक बार जरा सा, उसकी वैल्यू आ गई इतनी। तो अब अगर मान लो मैं कंपेयर करने लगूं तो तुम लोग देख पा रहे होगे कि दोनों सिनेरियोज में जो हाइट है वो तो सेम है, जितनी हाइट से दोनों फॉल कर रहे हैं वो सेम है। इसका मतलब कितना टाइम लग रहा है इनको h की हाइट से फॉल करने के लिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन। इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। अब दोनों को कंपेयर कर लो तो दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो सेम है, दोनों जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गिर रहे हैं वो भी सेम है। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा उनको h की हाइट से गिरने के लिए, इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मास। तो तुम्हें यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो टाइम ऑफ फॉल है इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या है। तो अब तुम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बड़ा है, इसका मतलब इसको टाइम भी ज्यादा लगेगा h की हाइट से फॉल करने के लिए। मतलब जो टाइम ऑफ फॉल है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, बड़ा है। जो टाइम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन छोटा है, सॉरी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन छोटा है, इसका मतलब इसको जितना टाइम लगेगा फॉल करने के लिए वो भी छोटा होगा। सो आई कैन से ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। स्मॉलर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में। और देखो ये तो मैंने इतनी मैथमेटिक्स कर दी बच्चों, तुम खुद बताओ, ये छोटे मास का ये बड़े मास का, दोनों का चार्ज सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इनके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है छोटे मास के अंदर बड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर छोटे मास के अंदर बड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो तेजी तेजी से मूव करेगा। तो अगर मान लो इसको h की हाइट से गिरने में अगर कुछ टाइम लगा है तो वो काफी ज्यादा छोटा है जितना टाइम प्रोटॉन को लगा है उसके कंपैरिजन में। मैथमेटिक्स बाकी मैंने तुम लोगों को दिखा दी। ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। कि अगर मान लो ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर जो फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होनी चाहिए तो उसके ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ये सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की है लेकिन उसकी डायरेक्शन को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन भी गिरता है और प्रोटॉन भी गिरता है तो h की हाइट तक फॉल करने पे किसको कितना टाइम लग रहा है ना। एक बार जरा सा देखिए, यही पूछा हुआ है ना, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कमेंट करना है कि इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल क्या है, कम है। तो स्मॉलर ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, साथ साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया। अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा काइनेमैटिक्स का है, काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आ रहा है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2018 का था, ये क्वेश्चन भी 2018 का है। क्वेश्चन देखना क्या है, तुम्हारे पास ये गिवन है कि एक टॉय कार है जिसके ऊपर क्यू का चार्ज था और वो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा था। तो हमने देखा कि उसकी जो वेलोसिटी है 0 से 6 मीटर पर सेकेंड तक चली जाती है 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो मैं तो भाई सबसे पहले इसको डिफाइन करूंगी कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से Q का चार्ज है, ठीक है। तो ये जो Q का चार्ज है ये 0 मीटर पर सेकेंड से लेके 6 मीटर पर सेकेंड तक चला जाता है 1 सेकेंड में। इसका मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है कि अब एक इंस्टेंट के ऊपर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को रिवर्स कर दिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कार है 2 और सेकंड के लिए मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फील्ड। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, देखना एक बार पूरा बनाती हूँ, ठीक है। पहले एक बार जरा सा ब्लू वाला सिनेरियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग 0 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक गए 1 सेकेंड में, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। नेक्स्ट हम लोगों को ये बोला हुआ है अब हम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देते हैं। चार्ज सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। तो ये कितनी ऑब्वियस सी बात है कि अब की बार ये डी एक्सेलरेट होगा। तो अब की बार तुम लोगों को ये पूछा हुआ है कि अगर मान लो ये 2 सेकेंड के लिए और मूव करता है तो इस पूरी की पूरी जर्नी के लिए आप पहले तो ये बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना है और फिर आप जरा सा बताइए एवरेज स्पीड कितना है। एवरेज वेलोसिटी कितना है और फिर आप बताइए एवरेज स्पीड कितना है। तो तुम क्या करो, तुम सिर्फ चीजों को डिफाइन करने लग जाओ। काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहाने से,
तो पहले तो तुम लोगों को यहाँ पर ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर मान लो मेरा ये जो चार्ज है अगर 0 से लेके 6 मीटर पर सेकेंड तक जा रहा है, इसका मतलब जो एक्सिलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिला है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब फिर बाद में वो 2 सेकेंड के लिए डीएक्सिलरेट करेगा, तो देखो अब की बार डीएक्सिलरेशन मिला ना, तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डीएक्सिलरेशन मिल गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस एक्सिलरेशन की वजह से हम लोग 1 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक जा रहे हैं, तो इस डीएक्सिलरेशन की वजह से हम लोग 2 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से -6 मीटर पर सेकेंड तक जाएंगे। डज दिस मेक सेंस? हाँ जी, एक बार जरा सा देखो, डज दिस मेक सेंस कि एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, अगर स्पीड बढ़ा रहा है तो 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ाएगा, अगर वो डीएक्सेलरेट कर रहा है तो 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को कम करेगा। तो अगर पहले 1 सेकेंड में हम लोग 0 से लेके 6 तक गए हैं, तो अगले 2 सेकेंड में बिकॉज डीएक्सेलरेशन है तो हम लोग 6 से -6 तक चले जाएंगे, कि अगर 1 सेकेंड में +6 हुआ है तो डीएक्सेलरेशन की वजह से 2 सेकेंड में -12 होगा। 6 - 12 देख लो, इतना ही आता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर। तो तुम बोलोगे कि यार दी बात यहाँ पर ये है कि आपने जो बोला वो तो सही है, लेकिन अगर हम लोग डिफाइन करने लगे कि हम लोगों से पूछा क्या हुआ है, कि सबसे पहले जैसे कि अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी होता है कितना डिस्प्लेसमेंट आया है उस टाइम इंटरवल में डिवाइडेड बाय टी टाइम। अब देखो ये कितनी जेन्युइन सी बात है कि अगर यहाँ पर ये डी डिस्टेंस के लिए मूव किया है तो यहाँ पर ये 2d डिस्टेंस के लिए मूव किया होगा, एक्सेलरेशन सेम है। एक बार जरा सा देखो कि अगर मान लो ये डी डिस्टेंस के लिए मूव किया है तो यहाँ पर ये 2d डिस्टेंस के लिए मूव किया होगा, कि मान लो सबसे पहले एक्सेलरेशन की वजह से वो डी डिस्टेंस के लिए इस तरीके से मूव कर गया, और फिर डी एक्सेलरेशन की वजह से वो इस तरीके से 2d का डिस्टेंस मूव कर गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? डिस्प्लेसमेंट आया है डी का कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, है ना। और अगर मान लो मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड हो जाएगा कितना डिस्टेंस मूव किया है टी टाइम में डिवाइडेड बाय टी टाइम। टाइम कितना है? 3 सेकेंड, पूरे के पूरे ड्यूरेशन के लिए पूछा हुआ है। और अगर मान लो मैं एवरेज स्पीड की बात करती हूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 3d, कितने टाइम में? 3 सेकेंड्स में। तो तुम लोग बस यहाँ पर, तुम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज तो तुम लोग कैसे निकालोगे? तुम लोग बस ये देखो कि एवरेज वेलोसिटी का ट्रिपल है एवरेज स्पीड, और वो तुम लोगों को एक ही ऑप्शन के अंदर दिखेगा कि एवरेज वेलोसिटी का ट्रिपल है एवरेज स्पीड, तो ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो एवरेज वेलोसिटी का ट्रिपल है एवरेज स्पीड। देखो अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं v² - u², ये तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है ना। जैसे कि देखो अगर मान लो मैं इन 2 सेकेंड को 1 और 1 सेकेंड में तोड़ू, तो जब ये 1 सेकेंड के लिए डीएक्सेलरेट हुआ तो ये 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 0 से 6 तक डी का डिस्टेंस कवर करके आया है 6 की एक्सेलरेशन की वजह से, तो ये 6 से 0 तक अगर ये डीएक्सेलरेट कर रहा है तो भी ये डी का डिस्टेंस ही कवर करेगा। और फिर बाद में जब ये 0 से लेके -6 मीटर पर सेकेंड तक जा रहा है तब भी डी का डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज काइनेमैटिक्स। इसका मतलब अगर यहां से लेके यहां तक जाने में वो डी का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहां से लेके अगले 2 सेकेंड में वो 2d का डिस्टेंस कवर करेगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोल दूंगी कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो डी का है, जो डिस्टेंस है वो 3d का है। तो बिकॉज जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो ट्रिपल है, तो एवरेज स्पीड भी ट्रिपल होगी, जो हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये दोबारा से बता दिया।
कि बिकॉज पहले 1 सेकंड के लिए मूव किया, फिर 2 सेकंड के लिए मूव किया, एक्सेलरेशन चाहे जब स्पीड बढ़ा रहा हो या फिर स्पीड घटा रहा हो सेम मैग्नीट्यूड का है। तो जब वो स्पीड बढ़ा रहा था तब अगर डी का डिस्टेंस कवर हुआ, तो अब जब वो स्पीड कम कर रहा है तो वो 2 सेकंड के लिए स्पीड कम कर रहा है, तो 2D का डिस्टेंस कवर होगा ना। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही चीज बताई है कि यहां से लेके यहां तक अगर मान लो वो डी का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जब ये डीएक्सेलरेट होगा तो ये 2 सेकंड के लिए डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो ये 2D का डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस तो आ गया 3D, डिस्प्लेसमेंट आ गया D। इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ट्रिपल है, बोले तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ट्रिपल है, जो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, विच गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप काइनेमैटिक्स कर चुके हो, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का कंसेप्ट तुम्हें पता है, तो इस क्वेश्चन को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे जेन्युइन क्वेश्चंस है, जैसे कि ये देखिएगा, तुम्हें बोला हुआ है एक स्फेरिकल कंडक्टर है 10 सेंटीमीटर के रेडियस का, जिसके ऊपर इतना चार्ज है। तो अब तुमसे ये पूछा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, तुम्हें बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अगर इसके ऊपर चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷। अब ऐसे क्वेश्चंस में तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या होगी, सारे के सारे चार्ज को मैं सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लूंगी। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम के चार्ज की वजह से कितने डिस्टेंस के ऊपर, 15 सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब 0.15 मीटर के ऊपर। तो ये तुम्हारे पास आ गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये तुम्हारे पास आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻²। एक बार जरा सा देख लो, तो ये तुम्हारे पास कितना बना, ऑप्शन नंबर ए, देखो ये कुछ 27 समथिंग आ जाएगा, 15 से डिवाइड होके 1.28 समथिंग आ गया। तुम लोग इस तरीके से मान लो कि इन सबको डिवाइड करके 1.28 आ रहा है, क्योंकि सब में 1.28 है। तो सिर्फ पावर्स के साथ डील करो ना, 10⁻⁹ -7 + 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया 10⁻⁴। पूरा का पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बी कैसे आ रहा है? ओके, मैं समझ गई ऑप्शन नंबर बी कैसे आ रहा है। स्क्वायर आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर 0.15 का स्क्वायर आएगा ना, इसका मतलब ये हो गया 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये आ गया 9 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 10⁻⁹ +7 ठीक है, तो ये 27 पॉइंट समथिंग बन गया, ऐसे मान लो। ये मेरे पास आ गया 9, ये मेरे पास आ गया 5, 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15 आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 3, ये मेरे पास आ गया 5, 3 इंटू 25 आ गया, तो ये कुछ तुम ये लगा लो 0.128 करके आ गया, क्योंकि 1.28 तो गिवन है। तो ये मेरे पास आ गया 0.128 इंटू 10⁻⁶, मतलब 128 इंटू 10⁵। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, मैं बस बता रही हूँ किस तरीके से ऑप्शंस को कभी कभी देख के पूरा का पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ये दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2019 के 2 क्वेश्चंस दिखाती हूँ, ठीक है। 2019 का पहला क्वेश्चन देखो, तुम्हें बोला हुआ है कि एक हॉलो मेटल स्फीयर है आर के रेडियस का, ठीक है, तो हॉलो मेटल स्फीयर है आर के रेडियस का, मतलब ये कंडक्टिंग शेल है। तो अब तुमसे पूछा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस हॉलो मेटल स्फीयर मतलब शेल की वजह से, वो किस तरीके से वेरी करेगी आर के डिस्टेंस के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कंडक्टिंग शेल की बात करूं या मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, सारा का जो सारा चार्ज है सरफेस के ऊपर लाई करता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इस तरीके से वेरी करती है।
तो अब ये देख लो ये कहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है इट इज 0 जब तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, ठीक है। देन इट डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम, बिल्कुल सही है कि जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, मतलब इनसाइड पॉइंट, तब तक 0 है, और जब तक स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी है, मतलब आउटसाइड पॉइंट, तो फिर बाद में वो डिक्रीज करती है। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो इसका मतलब क्या, इनसाइड पॉइंट, इसका मतलब क्या, आउटसाइड पॉइंट, है ना। आगे बढ़ते हुए अब ये वाला क्वेश्चन देखना, अगेन 2019 का क्वेश्चन है। तुम्हें बोला हुआ है दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, ठीक है, मैं बना देती हूँ। इस तरीके से दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, एक के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमडा, ठीक है, दूसरे के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लेमडा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 2 कैपिटल आर है। तो अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है इनके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सबसे पहले मान लो अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कितनी, 1/2πε0 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा बाय कैपिटल आर। फिर अगर मैं इसकी वजह से निकालूं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी कितनी, 1/2πε0 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा बाय आर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 2 times of 1/2πε0 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा बाय आर। तो ये तुम लोगों को कहां पर दिख जाता है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ये तो याद रखने वाली बात है ना, मैंने तुम्हें डेरिवेशन तो सारी करवा दी, अब तो फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे वो तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मैंने देखा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मैं नॉर्मली ऐड कर सकती हूँ, है ना। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बिकॉज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन या तो बच्चों 2021 का है या फिर 22 का है। क्वेश्चन देखना, तुम्हें बोला हुआ है कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कैसा चेंज आएगा। तो हम लोगों ने भले हमारी अभी तक एक क्लास लगी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कभी भी कुछ भी करवाएगा ना, वो हमेशा स्टेबिलिटी के लिए करवाएगा। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लग रहा, यहाँ पर अगर ये डाइपोल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मूव करेगा। इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, इसको ज्यादा स्टेबल कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगी, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगी, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज ही होगी। मतलब या तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है या फिर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब मुझे देखना है 2 और 3 में से कौन सा है, और वो मैं डिस्टिंक्शन बता पाऊंगी अगर मुझे ये पता लगे कि डाइपोल लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा या राइट हैंड साइड पे मूव करेगा। तो तुम देखो ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी डेंसली पैक्ड है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से डेंसली पैक्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर आगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो यहाँ पर आगे मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मेरे पास आगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर बड़ा फोर्स लगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर छोटा फोर्स लगा। देखो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस ही बात है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट हैंड साइड पे मूव करेगी। ऑप्शन नंबर 2 गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। देखिए एक बार कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल मूव कर रहा है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी बॉडी को अनस्टेबल नहीं करेगा। ग्रेविटी की वजह से कभी भी कोई बॉडी ग्राउंड से ऊपर नहीं उठती, ग्राउंड तक ही आती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही आती है। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायपोल के ऊपर फोर्स लग रहा है कि डायपोल तो ज्यादा स्टेबल ही होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम ही होगी। बात अब अगर आगे की किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये हम लोग तुम्हारे नोट्स में लिखवा चुकी हूं मैं कि डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो फोर्सेस कैसे निकालते हैं। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसली पैक्ड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूजली पैक्ड है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बड़ा फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर छोटा फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो डायपोल है किस साइड मूव करेगा, राइट हैंड साइड मूव करेगा, है ना। अब लास्ट के वो 2 क्वेश्चंस देखो तुम लोग, ठीक है। अब लास्ट के वो 2 क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन ये 2016 का, ठीक है। और फिर बच्चों अगला क्वेश्चन ये है वो 2 क्वेश्चंस जिनके बारे में मैं बात कर रही थी ना। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ये कौन से साल का है, 2013 का। तो देखो जिस बच्चे ने 2013 का ये पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा उससे 2016 का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक और ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हाँ जी, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन में तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट भी लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बोला हुआ था 2 इस तरीके से मासलेस स्ट्रिंग्स हैं इक्वल लेंथ की, जिनके नीचे ना इस तरीके से 2 बॉल्स लगाए हुए हैं, 2 पिथ बॉल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आर है। ऑब्वियसली बात, अगर इसके ऊपर क्यू का चार्ज है, इसके ऊपर क्यू का चार्ज है, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से वो रिपेल होके इस तरीके से, जैसे नहीं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो अब दोनों के ऊपर क्यू चार्जेस, दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आ गए। अब वो इस तरीके से रिपेल करते हुए यहाँ पर जब तक ऐसे हुआ, तब फिर बाद में वो इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। रिपेल किए, अगर रिपल्शन नहीं होता, अगर मान लो इन पिथ बॉल्स के ऊपर चार्ज ही नहीं होता, तो वो ऐसे होते। दोनों के ऊपर चार्ज था, तो इस तरीके से रिपेल करते हुए वो ऐसे चले गए। तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आर है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो वाई दिया हुआ है। अब तुम लोगों को बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग जो है ना, पहले दोनों स्ट्रिंग्स यहां पर अटैच थे, सच दैट ये वाला डिस्टेंस वाई था। अब मानो मैं इन स्ट्रिंग्स को यहां पर बांध दूं,
यहाँ पर y/2 के डिस्टेंस के ऊपर बांधू तो अब जो नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम डिफाइन नहीं करोगे कि भैया यार क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो यही निकालोगे ना, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी निकालोगे कि ये जो दोनों का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है रिपल्शन के बाद वो y के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो तुम ट्राइंगल ले लो, ये देखो इस तरीके से वाला ट्राइंगल लेना एक बार जरा सा, क्योंकि सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से ही मैं ट्राइंगल की दो साइड्स को लिंक कर पाऊंगी। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाला डिस्टेंस y आ गया, ये वाला डिस्टेंस r/2 आ गया, तो मान लो अगर मैं इसको थीटा ले रही हूँ तो मैं tan थीटा की हेल्प से दोनों को रिलेट कर सकती हूँ कि tan थीटा मेरे पास हो गया ऑपोजिट विच इज r/2 डिवाइडेड बाय बेस, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई r/2y। तो मैंने अब इन दोनों को लिंक तो कर दिया, r और y को लिंक तो कर दिया, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि किसी तरीके से तो ये ट्राइंगल है ही ना। तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से इन दोनों को लिंक तो कर दिया। बात अब ये इट इज नॉट इनफ ना, क्योंकि मुझे ये भी तो नहीं पता थीटा कैसे वेरी कर रहा है। तो मैंने सोचा फिर इस थीटा को भी फिर किसी और टर्म्स में लिखते हैं, तो अब मैं फोर्सेस को ले आई। तो देखो इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में mg का फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है विच इज kq²/r²। और उस तरीके से मैं थीटा को एक और तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। तो tan थीटा को अगर मान लो मैं एक और तरीके से डिफाइन करूं तो वो मेरे पास आ गया ऑपोजिट विच इज kq²/r² डिवाइडेड बाय द बेस विच इज mg। तो तुम्हारे पास आ गया r/2y इज इक्वल टू kq²/r²mg। तुम लोगों को तो सिर्फ r और y के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, तो तुम लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर r का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और खत्म, यही तो चाहिए था। और r और y के बीच में तुम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी तो चाहिए थी। अब तुम आगे सॉल्व कर लो कि पहला जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, पहला जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बाय दूसरा जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है की पावर 3 इज इक्वल टू पहली वाली लेंथ डिवाइडेड बाय बाद वाली लेंथ, ये जो y गिवन है। तो मेरे पास आ गया r/r2 का क्यूब इज इक्वल टू y/y/2, बोले तो 2। तो दोनों जगह क्यूब रूट कर दूं तो मेरे पास आ गया r/r2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, और यहां से मेरे पास r2 की वैल्यू आ गई r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन कि तुम लोगों को देखो सोचना कैसे होता है ना। अब जैसे कि अगर ये वाला क्वेश्चन क्लास में नहीं डिस्कस होता तो तुम्हें नहीं सोचना आता, विच इज वाई टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब सोचना सीखो कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तुम लोगों को साफ साफ बोला गया था कि जब ये डिस्टेंस y है तब इक्विलिब्रियम सेपरेशन r है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस y/2 हो जाए तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितनी होगी, तो तुम्हें y और r के बीच में रिलेशनशिप चाहिए ना। तो पहला इंस्टिंक्ट ये आया कि ट्राइंगल की हेल्प से मैं दो साइड्स को रिलेट कर सकती हूँ। तो मैंने tan थीटा की हेल्प से लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज r/2 डिवाइडेड बाय बेस विच इज y। तो मैंने इसको लिंक तो कर दिया, लेकिन बात अब यहाँ पर ये है कि tan थीटा को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा भी तो वेरी कर रहा है। मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये मैं तब बोल पाऊंगी अगर थीटा कांस्टेंट होता, tan थीटा कांस्टेंट होता, लेकिन वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने सोचा फिर मैं फोर्सेस को लेके आती हूँ कि अब ये जो पिथ बॉल है इसका कुछ मास होगा तो इसकी वजह से वेट लगेगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा है इतने मैग्नीट्यूड का। तो फिर यहां से मैंने थीटा निकाल लिया और tan थीटा को एक और बार डिफाइन कर दिया। तो ये जो अब मेरे पास इक्वेशन आई है ना, अब देखो इसके अंदर k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो तुम्हारे पास आ गया r का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनैलिटी से आंसर तक पहुंच गए। ये वाला इजी है, ये वाला कंपैरेटिवली इजी है। अब ये जो 2016 में क्वेश्चन आया ना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर आया, लेकिन इसके अंदर एग्जामिनर ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी ऐड कर दिया। जैसे कि देखना 2016 वाला क्वेश्चन क्या है। तुम्हें बोला हुआ है कि तुम्हें बोला हुआ है दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, ठीक है, जो L की स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, और दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो d का है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था इनिशियली रिपल्शन का वो d था, और d जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो मैं पहले सिचुएशन को डिफाइन करूंगी भैया, वरना तो काम नहीं चलेगा।
तो मान लो मैंने इस तरीके से बिल्कुल एक बड़ा सा डायग्राम बना दिया, ये देखना इस तरीके से बिल्कुल एक बड़ा सा डायग्राम बना दिया कि यहाँ पर एक बॉल है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक बॉल है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो डी का है। इनिशियली दोनों के ऊपर जो सेपरेशन है वो इस तरीके से डी का है, ठीक है। अब तुम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, तुम लोगों को अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब दोनों के अंदर से जो चार्जेस है ना वो लीक करने लग जाते हैं एक कांस्टेंट रेट के साथ। दोनों के अंदर जो चार्जेस हैं वो लीक करने लग जाते हैं एक कांस्टेंट रेट के साथ। तो यहां से भी पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो दोनों के ऊपर अगर चार्जेस कम होंगे तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो पहले ज्यादा रिपल्शन था, पहले ज्यादा सेपरेशन थी। अब की बार चार्जेस कम है, रिपल्शन कम है, तो सेपरेशन भी कम होगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ना। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे को v की वेलोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं, तो बताओ ये वाली जो वेलोसिटी है किस तरीके से वेरी करेगी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? कि देखो पहले दोनों के ऊपर क्यू चार्जेस थे, फिर जो चार्जेस है बच्चों वो लीक होने लग गए ना। तो अगर चार्जेस लीक होने लग गए तो अब की बार रिपल्शन भी कम है। तो रिपल्शन अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे। देखो दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे कि यहाँ पर v की वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है, v की वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है। तो तुम्हें बोला हुआ है कि ये बताओ कि ये जो v की वेलोसिटी जिससे अप्रोच कर रहे हैं कैसे वो डिपेंड करेगा ये वाले डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को डिफाइन करा करो कि अगर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली सिचुएशन को अगर मैं डिफाइन करूं, ये वाली सिचुएशन को अगर मैं डिफाइन करूं, तो मान लो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, तो एक तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ जी, मेरे पास यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, ये देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बहुत ज्यादा बड़ा है D से, तो पैरेलक्स मेथड लगा सकते हो, ये वाली लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L ही है। तो tan थीटा की एक वैल्यू आ गई ऑपोजिट डिवाइडेड बाय द बेस, और एक tan थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहाँ पर इसका वेट आ गया, यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो tan थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू ऑपोजिट बाय बेस, जो मुझे ये वाली इक्वेशन दे देता है। मैंने सिर्फ डिफाइन किया और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, ये कितने वेलोसिटी के साथ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं मुझे बताना है, वो डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने एक बार डिफाइन कर दिया सिनेरियो, क्योंकि 2013 में सेम तरीके का क्वेश्चन आया था और तब भी हम लोगों ने सिचुएशन को उसी तरीके से डिफाइन किया था। अब क्या बात हो रही है? अब बात ये हो रही है कि चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज होने की वजह से डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे ना कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है ना, कि चार्जेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब चार्ज चेंज हो रहा है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है। तो मान लो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं x मान लेती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का स्क्वायर, और सब कांस्टेंट है। देख लो 1/4πε0 कांस्टेंट है, दोनों का मास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो किस तरीके से दोनों के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर वेरी कर रहा है। मैंने सिचुएशन को डिफाइन किया, और जब मैंने सिचुएशन को डिफाइन किया तो मुझे पता लग गया कि भाई चार्जेस चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और ये जो दोनों चीजें चेंज हो रही है उसके बीच में ये रिलेशनशिप है। तो मेरे पास आ गया दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के ऊपर जो चार्जेस है उसका स्क्वायर। अब एक चीज देखो, तुम्हें क्या गिवन है, तुम लोगों को चार्ज थोड़ी चाहिए अपनी इक्वेशन में, तुम्हें तो वेलोसिटी लेके आनी है। तो पहले तुम्हें चार्ज गायब करना पड़ेगा, वन स्टेप एट अ टाइम तुम्हें चार्ज गायब करना पड़ेगा। तो तुम्हें बोला हुआ है कि जो चार्ज है कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, मतलब dq/dt कांस्टेंट है। तो एक बार जरा सा q को अकेला छोड़ देते हैं, मैं बोलूंगी x⁵ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब दोनों जगह बच्चों तुम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो,
तो अगर मैं दोनों जगह इस तरीके से टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करती हूं तो मेरे पास ये आ जाता है ना। तो चार्ज चला गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। एक बार जरा सा देखो तो मेरी प्रोपोर्शनैलिटी से चला गया, और यहां पर लगेगा तुम्हारा चेन रूल, यहां पर लगेगा तुम्हारे पास चेन रूल कि हम x की पावर 3/2 का डायरेक्टली टाइम के साथ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करेंगे, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के साथ, फिर x का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग टाइम के साथ। तो तुम्हारे पास ये क्या आया, तुम्हारे पास आ गया 3/2 इंटू एक्स की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तो तुम्हारे पास आ गया वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स की पावर -1। इसका मतलब दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आंसर मैंने गलत निकाला है, एक मिनट। एक्स की पावर 3/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। अब dq बाई dt कांस्टेंट है, दोनों जगह मैंने टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया, ये वेरिएबल, ये मेरे पास dq बाई dt कांस्टेंट हो गया, ये चला गया। अब इसके डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली टाइम के साथ नहीं कर सकती, तो सबसे पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन x के साथ करूंगी, ये आ गया, और फिर x की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूंगी, वेलोसिटी आ गया। तो अब मैं देख पा रही हूँ वेलोसिटी, अब मैं देख पा रही हूँ वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1। इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मुझे पता लग गया क्या हुआ है, -1/2 आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर -1/2 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 आएगा। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, तुम्हें बोला गया, एक सिनेरियो दे दिया गया, फिर तुम्हें बोला गया चार्जेस लीक हो रहे हैं, तो चार्जेस चेंज होंगे, फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होगा। मतलब दोनों बॉल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वो वेलोसिटी कैसे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करे वो तुम्हें बताना है। तो अब डायरेक्टली इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप निकालोगे, तुम तो सिर्फ डिफाइन कर सकते हो। तो तुम लोगों ने सबसे पहले सिचुएशन को डिफाइन कर दिया, सारे फोर्सेस को कंसिडर करके, सारे डिस्टेंसेस को कंसिडर करके, जैसे 2013 वाले क्वेश्चन में अपन ने किया। तो फिर मैंने देखा यहाँ पर दो चीजें वेरिएबल है, एक तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो वेरिएबल है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, और उनके बीच में रिलेशनशिप ये है। यहाँ तक तुम्हारी फिजिक्स थी, आगे सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो ये जो दो चीजें वेरिएबल है इस तरीके से डिपेंड कर रही है ना। अब बात ये है कि तुम्हें चार्ज थोड़ी चाहिए, यहाँ पर देखो ऑप्शंस में चार्ज कहीं पे भी नहीं है, तो चार्ज को तुम्हें गायब करना पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ, तुम्हें बोला होगा कि चार्जेस कांस्टेंट रेट के साथ लीक कर रहे हैं, मतलब dq बाई dt कांस्टेंट है। तो तुम चाहोगे कि तुम लोग dq बाई dt को इक्वेशन के अंदर लेके आ सको, तो पहले तो तुम लोग इक्वेशन में q ले आए, फिर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया तो dq बाई dt आ गया जो मेरे पास कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी में इसकी जगह ही नहीं है, जैसे 3/2 की जगह नहीं है प्रोपोर्शनैलिटी में। और फिर बाद में तुम्हें इसकी भी डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो नहीं सकती, तुम लोगों ने चेन रूल लगाया, पहले इसका x के साथ डिफरेंशिएशन किया, फिर x का टाइम के साथ किया, तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई 3/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। इसका मतलब x की पावर -1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब क्या, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। देखिए तुम देख पा रहे हो ना, 3/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है ना। तो तुम्हें यहाँ पर दिख नहीं रहा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2, इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2। और फिर मुझे ऑप्शन क्या मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, हाँ जी, फटाफट से देखो क्या कह रहे हो तुम लोग। ये लो, ये लो बच्चों, बिल्कुल सही बोला है तुम लोगों ने, बिल्कुल सही बोला है तुम लोगों ने। पावर 1 से कम हो जाएगी, नई पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई, पावर 1 से कम हो गई। मुझे आंसर नहीं याद है ना बच्चों, सिर्फ सॉल्व कैसे करते हैं वो याद है,
सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, ये देखो ये मेरे पास कांस्टेंट आ गया। सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। और जो तुम लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वो दो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में बच्चों में मैंने क्लास में भी बात की थी, जो घातक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो नीट के पैटर्न के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं, वो दोनों इस चैप्टर से किस तरीके से 3 साल के डिफरेंस में आए थे वो मैंने करवा दिया। ये तुम्हारा थोड़ा सा काइनेमैटिक्स का एमएलगम है क्वेश्चन में, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये हो गए बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर पीवाईक्यूज खत्म। अब ऐसा करती हूँ, एक और क्लास कल लगवाती हूँ, टाइमिंग मैं तुम लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर कंफर्म कर दूंगी। कल एक और क्लास लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, ईशा का बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ईशा, गॉड ब्लेस यू। बढ़िया, खुश रहो, सुखी रहो, भगवान तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे लाइफ में, मेरी यही कामना है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।